हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। हम लोग घटना चक्र से पॉलिटी देख रहे थे और पॉलिटी का ये हमारा 5वां वीडियो होगा। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हाँ, घटना चक्र पॉलिटी नाम से है हमारा प्लेलिस्ट। चलिए हम लोग आज देखते हैं अनुसूचियाँ के बारे में, फिर उद्देशिका देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे जैसा कि देखते हैं, और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है जो इसमें दिया है उसको आराम से देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले इसका नोट्स पढ़ेंगे, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची जो है उसमें क्या है, राज्य व संघ राज क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। इसमें दूसरा अनुसूची में। अगर हम लोग तीसरा बात करें तो तीसरा जो अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ, अर्थात उसमें शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्य, उसके संबंध में दिया गया है प्रावधान, प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और पांचवां बात करें तो जो पांचवां अनुसूची है, पांचवी हमारे संविधान का, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है, उसमें उपबंध दिया गया है। और पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। और छठी अनुसूची की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, MMAT। देखा जाए क्या होगा, ये बड़ा नाम आ जाएगा। मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, अर्थात केंद्र को है, केंद्र सरकार को। और राज सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है। जिस पर कानून कौन बनाता है, ये राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का होता है। समवर्ती पे पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज सूची के विषय है। ये सब कहाँ का है विषय, ये सब राज सूची का विषय जो जिस पे राज्य कानून बनाता है। आगे देखते हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची का विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा और वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। आठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषा थी, जो जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें मात्र 14 भाषा ही उसमें शामिल था। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वर्ष 1992, और ये इसमें 92। अब देखिए ये कह रहा 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में
और संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92 संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282, हालांकि 284 है, याद रखिएगा, इसमें अधिनियम है। और 10वीं जो अनुसूची है दल परिवर्तन, जो क्या दल बदल कानून से संबंधित है, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। किसे? तो दल बदल कानून को। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है 11वीं अनुसूची में। और इसे कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय है। तो पंचायती राज में कितना विषय है? तो 29 विषय। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि इसमें किया गया है और इसे जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय है। तो पंचायती राज में कितना हो गया? 29 विषय और नगर पालिका की बात किया जाए तो उसमें 18 विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो कुल जो अनुसूचियां कितना है? 12। उत्तर इसका हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। गलत। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, सी। देखते हैं इसका। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 है, गणना अनुसार कुल 25। तो 22 ही है, लेकिन उसे क्या कर दिया था? उसे कुछ संशोधन कर करके, जैसे मान लीजिए 9 का क, 9 का ख, ऐसे कर करके ऐड करके वो टोटल 25 हो गया है। एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद जो है 395 है और गणना अनुसार लगभग 465। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा क्रमशः 52वें, 73वें और 74वें द्वारा इसे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो ये राज्य और उसके क्षेत्र से संबंधित बोल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पहला हो जाएगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, जो प्रथम अनुसूची है। देखिए इसका देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा इसमें दिया गया था पहली अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। और तीसरी अनुसूची है शपथ का प्रारूप, इसमें शपथ के बारे में बात किया गया, शपथ। और चौथी अनुसूची जो है आपके राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, अगर भारत का संघ का बोल रहा, अगर संघ में, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना होगा? और भारत के अंदर बोल रहा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये पहली अनुसूची हो जाएगा, संशोधन करना अनिवार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। यही दिया गया राज्यों, संघ एवं क्षेत्रों के नाम है, उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का
बारे में बात किया गया था अनुसूची 1 में। और आर्टिकल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल दूसरा हो जाएगा, और दूसरा नहीं तीसरा आर्टिकल होगा। और दूसरा आर्टिकल में क्या होगा, जो बाहर का अगर राज्य, जैसे मान लीजिए अगर हम पीओके का अगर हम लोग, या पीओके थे हालांकि इंडिया का ही ये भाग था, अगर मान लीजिए कोई चाइना का हम लोग जीत लेते हैं कोई एक एरिया को, उसको अगर हम लोग भारत में शामिल करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत उसको हम लोग शामिल करेंगे अपने भारत संघ में, तो अनुच्छेद 2 के तहत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो चौथा अनुच्छेद जो है आपका क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, जो चौथा अनुसूची है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, जो तीसरा अनुसूची है उसमें क्या किया गया, तो उसमें शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, संघ के, पहला इसका देखते हैं, संघ के मंत्रियों के पद के लिए शपथ, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, अर्थात संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है इसमें, तो ये हो गया। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, जबकि तीसरा नहीं, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, मात्र इसमें क्या है, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, तो इन लोगों के लिए शपथ का इसमें प्रावधान किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उसके नियंत्रक महालेखा किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अनुसूची क्या, संविधान की अनुसूचियाँ दे दिया है, उससे किससे संबंधित है ये बात किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, भाषा किस में था, हम लोग पहले भाषा देखते हैं। तो ये 8वीं अनुसूची में था भाषा, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, हालांकि मूल संविधान में 14 ही भाषा था। और जो चौथा है उसमें क्या है, उसमें है राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन है, सीटों का। और छठा में क्या है और नवमा में क्या है, तो देखिए छठा हो गया आपका किससे संबंधित, छठा हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र से और नवमा हो जाएगा भूमि सुधार से। तो उस हिसाब से मिला लीजिएगा इसे। चतुर्थ जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, छठा क्या होगा, असम मेघालय, जो क्या बोले MMAT, याद रखिएगा। छठा जो अनुसूची है MMAT, मिजोरम मेघालय बराबर नाम है दोनों, बड़ा MM आ जाएगा। असम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। और नवम हो गया आपका, नवम जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, उसमें भूमि सुधार अधिनियम जो 1985 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। 1985, हाँ 1985 में तो वो दल बदल कानून था ना। तो देखिए इसमें 1 मिनट इसका देख लेते कब था। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 52वां द्वारा किया गया था दल बदल, जो 1985 में आया था। यहाँ देखिए ये प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 में जो 9वीं अनुसूची के जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 7वीं अनुसूची क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, तो विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं अनुसूची भाषा हो जाएगा। 9वीं अनुसूची तो कुछ अधिनियमों का विनियमन, ठीक है। अगर 10वीं बात करें तो 10वां में क्या है, दल बदल, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। और इसका क्या हो गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। 7वीं विधायी शक्तियों का विवरण, 8वीं भाषा है, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का क्या विधि मान्यकरण किया गया था,
10वीं अनुसूची जो 10वीं है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन जो किया गया था। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के तहत साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची तो हो गया 7वीं, शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघ राज तथा समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया, इसका हो जाएगा तीसरा। और 8वीं अनुसूची हो गया, 8वीं में भाषा है। 9वीं अनुसूची हो गया क्या, कुछ अधिनियमों का ये हो गया। 10वीं अनुसूची क्या था, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था 9वीं अनुसूची को? ये जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था 1951 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए गए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतःस्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया? 9वीं अनुसूची में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो डाल तो सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो केवल एक होगा, क्या आंसर? केवल एक होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन जो है, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना असहित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां, 282 की जगह 284 होगा, शामिल है। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेता है या न्यून करता है। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय, कब है इसका डेट बात करती, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 11 जनवरी 2007 का यह है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि है, ये इंपॉर्टेंट तिथि है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती वाद निर्णय 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन। अर्थ कुल मिलाकर जो केशवानंद भारती जो बात आया था केस, उसमें संविधान में एक मूल क्या कहा गया था, जो मूल ढांचा का बात किया गया था और उसका बोला चल इसमें संविधान का मूल ढांचा अगर आहत नहीं होता है तो उसमें हम लोग उसको वैसे ही रहने देंगे। अगर उसका मूल ढांचा का अगर वो आहत करता है तो हम लोग उसमें जब फिर से उसे न्यायिक करेंगे विचार उस पर फिर से। चलिए, कोहेलो केस ये देखते हैं 14 नंबर।
कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से। संघीय सूची, तो संघीय सूची में कितना किया गया है इसमें? तो संघ में टोटल है कितना? 97, राज्य में 66, संवर्ती में 47। ये हो गया। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो जो आर्थिक योजना का विषय है ये किस में जाएगा? ये संवर्ती सूची में जाएगा। सब याद रखिएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है। संवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1951-52 में ही किया गया था ये, जो कि अभी हालांकि नीति आयोग बना है 2015 से। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति जो रखा गया किसमें? ये रखा जाएगा संवर्ती सूची में। चलिए आगे देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले संवर्ती सूची का है। इधर देख लेते हैं क्या है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है, आईपीसी जो है 1860, सीआरपीसी 1973 का है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्नागत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज सूची में है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? तो संवर्ती जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती में। और आगे देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है। इसमें बोल रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो यह सही बात है। जनगणना संघ सूची है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो बंटवारा है ये 2वीं अनुसूची में नहीं, ये क्या है? 4था अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और दल बदल विरोध किस में है? ये 10वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। ये कब आया था? 1985 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो संवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया, कृषि नहीं है। कृषि राज्य का हो जाएगा, पुलिस भी राज्य का हो जाएगा, रक्षा किस में चला जाएगा? ये आपका केंद्र का हो जाएगा। देखते हैं इसको, इसे विजुअल नहीं हो रहा है, इसे हम पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा किसमें है? संवर्ती सूची में है। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। तो कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चौबीस नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। भारत के मूल संविधान में वन जो फॉरेस्ट को संवर्ती
7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। तो वन को, फॉरेस्ट को कर दिया गया समवर्ती, किसमें, समवर्ती सूची में, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। बस इतना याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर नहीं है पूछा है। तो वन को, फॉरेस्ट को किस में रखा गया, समवर्ती सूची में, ये तो सही है। शेयर बाजार, ये समवर्ती नहीं, शेयर बाजार किस में है, ये आपका संघ का है, केंद्र का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डाकघर ये आपका संघीय सूची, जन स्वास्थ्य तो राज्य सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। जो वन है समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। सुमेलित कीजिए। केंद्रीय, जो केंद्र सूची है इसमें अंदर क्या आ जाएगा, केंद्र का आ जाएगा आप जनगणना आ जाएगा। राज्य सूची क्या आ जाएगा, पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था भी आ जाएगा राज्य सूची में। समवर्ती सूची बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट शक्ति जो है, अवशिष्ट विषय, वो किसका रहेगा, अवशिष्ट विषय जिससे अंतरिक्ष संशोधन इसमें आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर ए है। केंद्र का हो जाएगा जनगणना, राज्य सूची होगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची होगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन है वो अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचमी अनुसूची है, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची है, सप्तम अनुसूची, तो शिक्षा के बारे में बात किया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 सारा हो जाएगा। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या दिया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 के 6 तथा 243 के 52 में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की पूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रावधान की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। जो षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इसका काफ़ी लंबा चौड़ा इसका डेफिनेशन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय है। तो दल बदल किस में है, 10वीं अनुसूची में। तो कब आया था, ये आया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। हाँ, ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को भी निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का रखरखाव किया गया, ये 10वीं अनुसूची हो गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल हो गया, एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा अभी। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं होगा संघ सूची में, बैंकिंग, बीमा, गैस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैस के बारे में उल्लेख नहीं है।
विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में से तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक जो नेचुरल गैस पर उत्पादन शुल्क कौन लेता है, संघ सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा? तो कृषि हो जाएगा, क्योंकि कृषि किस में है? ये राज्य सूची का विषय है और समवर्ती सूची में इसको किया गया था। चलिए, कृषि पे क्या कानून बनाता है कौन? ये भी बना देता है, संघ भी बना, ये केंद्र भी बनाता है, लेकिन राज्य को ज़्यादा दिया गया है इसमें। रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ की सूची का विषय, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में क्या है? शिक्षा, समवर्ती हो गया, रेलवे, पुलिस, ये है, ये राज्य सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। यह तब है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में है? तो कौन से राज्य सूची में है? तो रेलवे, पुलिस राज्य सूची में, बाकी सब केंद्र का सब्जेक्ट है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज किस में है? तो राज्य सूची में है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया किसमें? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित किया गया है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। विवाह विच्छेद अर्थात तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 के तहत समवर्ती सूची में विवाह विच्छेदन अर्थात तलाक और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत में सम्मिलित किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये किस में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस में है? तो राज्य सूची में। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। 41 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो क्या है इसका आंसर है बी। में क्या दिया है? 5वीं अनुसूची में बात किया गया इससे संबंधित। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा है कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित
क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय उपबंध करता है। तो ये किस में है? ये चला जाएगा 5वां अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किस लिए है? तो 5वां और 6ठा बात कर दिया, तो ये किससे है? एक तो हो गया 4 राज्य के बारे में, 6ठा हो गया बाकी अनुसूचित जाति से संबंधित है। ये अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ना किसमें होगा? MMAT में लागू तो होगा, लेकिन किसमें नहीं होगा? देखिए मेघालय में होगा, मेघालय, मणिपुर इसमें भी होगा, नहीं मेघालय मिजोरम है, याद नहीं रखें, मेघालय मिजोरम, असम और त्रिपुरा तो है, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड में नहीं, तो इसमें सिर्फ त्रिपुरा होगा ना। किसे क्या क्या है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम में ही 6ठा जो अनुसूची है वो लागू होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 11वीं है तो वो है पंचायती राज से, और पंचायती राज में कुल 29 विषय है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इनमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने का शक्ति दिया गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वें में कितना है? 29 विषय है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है अनुसूचियाँ। अब हम लोग देखेंगे उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना से संबंधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और जिसे का 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरुवारी बाद 1960 में जो हुआ था, उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ये सब याद रखिएगा, केस इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता
संविधान का मूल लक्षण है पंथ निरपेक्षता। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो उद्देशिका की प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कितना स्वतंत्रता की बात किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय माना है। जो आर्टिकल 32 है उसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने यह कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्या है अवतरण में देखते हैं हम लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश को एतत् द्वारा इस संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो फिर में से क्या होगा? 26 जनवरी। तो ये इसमें क्या जाएगा? ये कह रहा इसका आंसर होगा बी, अर्थात 26 नवंबर नहीं। 26 में से कोई, इसमें से कोई नहीं। ये कह रहा कभी किया गया था उपयुक्त में 26 नवंबर उसको जो संविधान संशोधन और आदि वो किया गया था, भारतीय संविधान जब बना था उसे कब आत्मसमर्पित किया गया था? हाँ, इसे किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए, यह भारतीय संविधान के उद्देश्य का, जिसमें भारतीय राज्यव्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का आदर्श और उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। तो ये एक्स पूछा था, एक्स, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य उस समय हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं के मन स्थिति को समझने के लिए एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 4 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो न्याय जो किया है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता 5, 2 हो गया समानता और 1 भ्रातृत्व। देखिए इसका देख लेते क्या है इसमें। भारत के संविधान प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो इसमें से
कोई नहीं होगा, ई होगा। दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय स्वराज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यहाँ पे इसमें नहीं आया होगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। नोट, ध्यान रखने योग्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान का उद्देश्य में उल्लेखित नहीं है। क्या उल्लेखित नहीं है? यह सब चीन के संविधान में उल्लेखित है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ये नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42 में से वही एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलेगा? तो देख लीजिए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था 1976 में। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था अंतोगत व उद्देशिका बना। सही बात है। इसकी प्रकृति न्याययोग नहीं है। हाँ, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता है। सही बात है, नहीं कर सकता। अब देखिए, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव जो उद्देशिका प्रस्ताव ही अंतोगत भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याययोग क्या जस्टिस केवल है नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के अस्पष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है, अर्थात कब इसका मदद लिया जाता है, जब कहीं पे समझ नहीं आता। तो उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था क्या? 42वें संविधान संशोधन में द्वारा 1976 में। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। कौन सा सम्मिलित नहीं शब्द था? देखिए, तो समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, पंथ निरपेक्ष उस समय नहीं था। हालांकि गणराज शब्द था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, वही हो गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब सही है। नीचे 2 कथनों दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को तथा दूसरे कथन कारण ये क्या है? इसका कथन है, उसका कारण बोल रहा है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, जबकि यहाँ पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण, इसे 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है नहीं, जबकि ये तो पहले से था ही है ना, लेकिन इसे जोड़ा तो गया है।
तो सही क्या इसका दे रहा निष्कर्ष? नहीं दे रहा। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया, ये सही है परंतु आर गलत है। पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोक शब्द से शुरुआत होता है। ये पूछा गया था 39वां बीपीएससी प्री एग्जाम में 1994 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसे ही कहा जाता है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भी विभेद का उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीयों तो ये तो सही है, स्वतंत्रता तो प्राप्त है। हाँ, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो पंथ निरपेक्ष भारत का अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राशय अपेक्षित, अर्थात सभी धर्मों को क्या समान रूप से रिस्पेक्ट दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो लोक कल्याण नहीं है। ये डीपीएसपी में इसका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो कौन सा स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया था? विचार का स्वतंत्रता है, ये भी है, विश्वास की भी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात किया गया। विचार अभिव्यक्ति प्रकट करने, विश्वास, धर्म एवं उपासना का स्वतंत्रता है और अवसर का प्रतिष्ठा है। क्या अवसर स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा, जबकि अवसर की समानता का वर्णन है परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय ये नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो जो जब लागू किया गया था उसमें तो नहीं था, तो ये बात तो सही है। चलिए ये हो गया। इसका देख लेते हैं। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द जिसे धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथनिरपेक्ष वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से ये जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका। इसका देखते हैं डेफिनेशन। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका है। लोक नोट इसमें देखें, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य का प्रेमबल को माना है। ज्ञातव्य है कि
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 42 में किया गया क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर संवैधानिक उपचार। अगर जनरल पूछा तो उद्देशिका को हम लोग कहेंगे संविधान का आत्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये बेरूबारी में कहा गया था जो 1960 का है। गोलकनाथ है 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में। ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बेरूबारी यूनियन के बाद जो केस है 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो ये इसमें सबसे पहले जो बात कहा था 1994 क्या है ये, इसमें इसके अनुसार बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। प्रश्नागत वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, तो ये केशवानंद भारती के बाद में ही विवाद में ही किया था। और यहीं से क्या आया था, बुनियादी अर्थात मूल ढांचा है, यहीं से हुआ था। केशवानंद भारती संविधान जो बाद हुआ था उसी में ये बात कहा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है, तो क्या गया, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं इसको। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी जोर दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान का प्रस्तावना क्या वही प्रतिबिंब करता है कि हमारा संविधान कैसा है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो क्या कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए देखते हैं इसमें। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये इसका बात कहा गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, किंतु इसमें अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका देखते हैं ये क्या कह रहा है आंसर में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन जो था वेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिया गया आमुख जो है उद्देशिका न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही बात है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी है। शासन करने के लिए उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ न्यायालय में सहायता करता है, तो सभी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रात्यभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रात्यभूत नहीं है, तो ये गलत है। संविधान में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी नहीं, सामाजिक समानता संविधान में प्रात्यभूत है। संविधान के अनुच्छेद जो है 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रात्यभूत की गई है। संविधान के प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। चलिए, तो हमारा कंप्लीट होता है अनुसूचियाँ और हम लोग उद्देशिका प्रस्तावना देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।